जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्षेत्र में इनकी सक्रियता, देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न आंदोलनों में जाकर महत्वपूर्ण भूमिका भाटी जी निभाते रहे हैं और बड़े संघर्षशील नेता के रूप में इनकी पहचान है। इनसे हम उत्तर प्रदेश के 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज़ाद समाज पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। तो भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो भाटी जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। भाटी जी, जिस तरह से 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर आपकी पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के, वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बिना रुके बिना थके दिन रात संघर्ष किए हुए हैं। जी। ना गर्मी ना सर्दी देखते, ना बरसात देखते। जब कहीं पे भी जरूरत होती है, कहीं पे भी अन्याय होता है, तुरंत जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये जी। कि हमारी यही राजनीति है। और पार्टियों के लिए राजनीति के उद्देश्य से केवल चुनाव के समय पर सक्रिय होना या 1 साल पहले एक्टिव होना, हम तो 5 साल दिन रात काम करते हैं। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश में, यदि 2026 के पंचायत चुनाव की बात की जाए, तो हमने 18 मंडलों में प्रबुद्ध सम्मेलन किए जी। और वो लगातार चले। उसके बाद 3-3 मंडलों की रैली शुरू करी। जैसे हमने मुजफ्फरनगर में रैली की और फिर आगरा में की, उसके बाद अभी कल कन्नौज में है जी। तो अभी हमारी 3 रैली और बकाया जी। और दूसरी तरफ हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संगठन का निर्माण पर लगे हुए हैं। देखो, बिना संगठन के कोई भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और बड़े से बड़ा विश्व में महान कार्य यदि किया गया तो संगठन के बल पे किया गया। तो हम संगठन को सामूहिक संघर्ष के साथ साथ हम संगठन को बूथ तक, गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिसका पास सेना होगी, संगठन होगा, तो वो और पार्टियों से ऑटोमेटिक ही आगे निकल जाएगा। तो इसलिए बूथ तक, लेवल तक जनता, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, उस तक हम पहुंचना चाहते हैं और उसी पर संगठन का काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिला पंचायत चुनाव हमारी पार्टी सबसे ज्यादा प्रत्याशित है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी पंचायत चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में होगी? महत्वपूर्ण भूमिका में होगी, क्योंकि जो संघर्ष जाया नहीं जाता। बेकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन और सड़क दोनों जगह संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नेता कोई दूसरा विश्व में है नहीं। भारत की तो बात छोड़ो, जो सदन में भी इतना ही संघर्ष करता हो और सड़क पे भी जो बाकी समय बचता है, और अपने नगीना लोकसभा में मुझे जो लगता है कि अब तक के कार्यकाल में सबसे ज्यादा यदि काम किया कोई सांसद करने वाले हैं तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी है। एक बात और मैं कहनी चाहता हूँ कि 2024 और 2026 की शुरुआत है जी। लगभग मुझे लग रहा 1.5-2 वर्ष हुए एमपी बने हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। तो जो वहां जितने बिल वो लेकर आए हैं या जितने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, जितने जनहित के मुद्दे उठाए हैं, तो जो अन्य पार्टियां हैं जिनका विपक्ष की भूमिका में, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा जी, जो लंबे समय से देश में शासन करके आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी ज्यादा बिल भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत जो बिल, इंडिविजुअल बिल पेश किए, वो उनसे ज्यादा किए। और उनसे ज्यादा वो उपस्थिति और जो सवाल उठाए जनहित के मुद्दे, हर वर्ग के, हर जाति के, वो चंद्रशेखर भाई ने सबसे ज्यादा उठाए। और अभी तो 3.5 साल पड़े। जी जी। अब 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां चल रही हैं और आपने कहा कि एक निर्णायक भूमिका में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी रहेगी। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है जी, और कई राजनीतिक दलों ने तो 2027 की तैयारियां शुरू कर दी है। और समाजवादी पार्टी तो आपके गृह जनपद गौतम बुद्ध नगर और आपकी विधानसभा दादरी से इसकी शुरुआत कर रही है। और दादरी में एक पीडीएम हरेली 29 मार्च को होने जा रही है, जिसका बताया जा रहा है कि राजनीतिक जानकार बताते हैं कि गुर्जरों को साधने के लिए वो रैली की जा रही है। आप भी गुर्जर समाज से आते हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, गुर्जरों को साधने का तो प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है, सपा भी करती है, बसपा भी करती है, सब करती है, आसपा भी करती है, रविंद्र भाटी। लेकिन सच्चाई ये है कि गुर्जरों को जब जब जरूरत पड़ी, जब उनके साथ खड़ा कौन रहा। जब सहारनपुर की गुर्जर गौरव यात्रा में इतने 2,500 गुर्जरों मुकदमे की बात आई तो कौन नेता उनके साथ खड़ा रहा, कौन नेता निकल के आया। जब दादरी में गुर्जर सम्राट मीर भोज पर कालिक पोती गई तो तब गुर्जर समाज जब आंदोलन था तो किसने साथ दिया।
मेरठ में गुर्जर सम्राट मीर भोज के बोर्ड लग रहे थे तब। कपसाड़ और सलावा में राजपूत समाज ने लिख के, अपना नाम लिख के महापुरुषों का अपमान किया और हमने आंदोलन किया और हम 22 लोग 10 दिन जेल में रहे। तो जेल में मिलने कौन गया? दूसरी तरफ गुर्जर चौपालें भी चल रही थी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई स्टेटमेंट जो देना चाहिए था अन्य पार्टियों की तरफ से, या साथ आना चाहिए था, या समर्थन करना चाहिए। तो भाजपा पे आ जाओ, भाजपा ने हमेशा गुर्जरों को वोट बहका के लिया धर्म के नाम पर, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत हो सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा ने किए, सबसे ज्यादा उनके महापुरुषों के साथ अपमान भाजपा ने किया है। ग्वालियर में गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति जी कैद है आज भी। कैथल में जहाँ बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में, वहां पे भी पट्टी का ढकी हुई है। और उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार में पंचायत गुर्जरों के नाम से पंचायत करने पर रोक है। गुर्जर अपनी मीटिंग भी नहीं कर सकते। हम सुक्रताल गए थे एक प्रोग्राम में, हमें 10 जगह रोका गया था, उससे पहले गुर्जर चौपालों को रोका गया। तो और जबकि दूसरी समाज के लोगों के, जो मुख्यमंत्री की जाति के, इटाह में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ हथियारों के साथ जी, उसी आदेश के बाद मुख्यमंत्री जी के। तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों की पार्टी है, कुछ लोगों के लिए सरकार है, मेरा ये कहना है। जो चंद लोग हैं जिन्हें आप स्वर्ण कहते हैं, मैं तो उन्हें स्वर्ण भी नहीं कहता, क्योंकि स्वर्ण कोई जन्म से पैदा होकर नहीं आता। अगर वो सोना पहन का आया है, सोना लपेट का है, वो सामान्य वर्ग है। और कोई उच्च नीच जाति ये भी डिफाइन करे, मैं तो उसका विरोध करता हूँ। कौन तय करेगा भाई ये उच्च जाति है नीच जाति है? क्या पैमाना है? अरे सब ने जन्म लिया है, सब जो एक तरीके से जन्म लेते हैं और एक ही तरह से उसमें अग्नि, जल, आकाश और वायु और 5 तत्व मिट्टी में मिलकर सब खाक हो जाते हैं। तो जन्म के आधार पे या जाति के आधार पर कोई ऊंच और नीच होगा? मैं तो इस विचारधारा के खिलाफ। जब जाति की बात आती है तो यूजीसी बिल अभी पूर्व में आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उसको लेकर क्या? परवेज भाई, जो आपने कहा यूजीसी बिल, मैं तो कहना चाहता हूँ सामान्य वर्गों के जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने उसका विरोध किया उनको पढ़ना चाहिए बिल। हमने भी पढ़ा है जी। यूजीसी किन लोगों पे लागू होगा? SC ST OBC जी। उसके बाद EWS जो आर्थिक आधार पर कमजोर छात्र है। अब आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के छात्र हैं जी, जी। तो ये उनका विरोध कर रहे हैं। महिलाओं के लिए तो महिला क्या सामान्य वर्ग की नहीं हो सकती? बिल्कुल। दिव्यांग क्या दिव्यांग सामान्य वर्ग का नहीं हो सकता? तो पहले तो लोगों को पढ़ना चाहिए, फिर उनका तथ्य है कि इसका दुरुपयोग होगा। भाई ये बताओ कौन से कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकता? 376 का दुरुपयोग नहीं होता, 302 का दुरुपयोग नहीं होता, कौन से कानून का दुरुपयोग नहीं? दुरुपयोग तो किसी भी कानून का हो सकता है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि जर्नल के छात्रों के खिलाफ फर्जी FIR हो या उन पर फर्जी कार्रवाई हो। सरकार को एक क्लॉज डाल देना चाहिए कि जो फर्जी शिकायत करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, बात खत्म। लेकिन इस तरह की बात तो करेंगे नहीं। केवल उन्हें ये पता है कि इसका विरोध करो। विरोध क्यों करना चाह रहे हैं? कि कहीं देश की जनता, क्योंकि यूजीसी के जो और भी प्रावधान है, जो यूजीसी के और कार्य है, उनमें और भी कार्य है कि किस तरह कॉलेजों में एकरूपता लाई जाए, इक्विटी समानता लाई जाए, उच्च शिक्षा के लिए कैसे प्रयास किए जाए। जैसे विदेशों में जो देश विकसित होते हैं उनमें एक जैसी शिक्षा सबके लिए लागू होती है। जिन लोगों पे कहीं असमानता तो नहीं है, भेदभाव तो नहीं है, जैसे प्रोफेसर के पद है 95% जन सामान्य जनरल कास्ट के लोगों पे है और 93% असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर देश में जितने भी हैं वो यदि 45 की संख्या है तो 38 मिलेंगे प्रोफेसर मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे। तो ये यूजीसी के इन्हें लगा कहीं ये लोग और हक अधिकार और इसमें हिस्सेदारी ना मांगने लगे और यूजीसी इसके लिए कुछ प्रावधान ना कर दे, इस वजह से विरोध किया है। ये केवल उन्होंने किया कि एक प्रावधान का विरोध कर रहे हैं कि इसमें कोई कानून हो, कोई भी कानून हो। इससे क्या कानून, फिर तो आगे से ये होगा कोई कानून बनाया ही नहीं जाएगा कि भाई इसका दुरुपयोग होगा। तो क्या सरकार और संसद है कानून बनाना बंद कर देंगे? अच्छा, कार्रवाई से पहले उसमें ये भी था कि जो कमेटी है वो जांच करेगी, पहले जांच करेगी और कमेटी में कुलपति होगा। कुलपति ज्यादातर किस समाज से है वो आपने भी बताया। कमेटी में प्रोफेसर भी होगा, कमेटी में प्रशासनिक अधिकारी होगा, मानव अधिकार आयोग से होगा, SC ST OBC के प्रतिनिधि होंगे, महिला भी होंगी। तो फिर कैसे अन्याय हो जाएगा भाई? जांच तो यही कर रहे हैं। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने संसद को एक दिशा निर्देश दिए थे बहन
पायल तलवी के मामले पे जी। और रोहित वेमुला के मामले। जब उन्होंने याचिका लगाई है कि जिस तरह हमारे बेटे ने की हत्या हुई है या सुसाइड किया है, कोई और किसी का बच्चा ऐसा ना जाए कॉलेजों में, उसके साथ अत्याचार ना हो, एट्रोसिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, इस वजह से तुम कानून लाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा, संसद ने स्टैंडिंग कमेटी से कहा। स्टैंडिंग कमेटी का यदि आप रोल देखोगे, संसद में जो भी बहस होती है उसको यदि बारीकी से जांच के लिए भेजा जाता है तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में 21 सांसद लोकसभा से होते हैं और 9 राज्यसभा से होते हैं। जी। तो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ने प्रावधान दिए। और आप ये तो देखो 70 साल से पिट रहे हैं SC ST OBC के छात्र, 70 साल से, और कानून बनाया अब 13 जनवरी 2026 को। जी। तो तुम्हें एक दिन में बिल आउट है, कानून बनते नहीं। हम फिर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते किसी पे गलत तरीके से झूठी है वो हो, तो झूठी तो किसी भी केस में हो सकती है। तो उसमें तो सब केसों में भी जहां झूठी जो शिकायतें हो या झूठा आरोप लगे तो उसमें कार्रवाई का प्रावधान रख दो, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन इशू दूसरा हिस्सेदारी का है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। तो ये जो एक बड़ा वर्ग है उसे जो ना हक अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये 2027 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी लागू करेगी? हाँ, 100%। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, कोर कमेटी में निर्णय तय होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ी प्रमुखता से इस लोकतंत्र की व्यवस्था को कायम रखते हैं। वो जब मीटिंग होती है सबको बराबर अवसर देते हैं बोलने का, सबसे सुझाव लेते हैं और टिकटों के आधार पे भी और संगठन में भी आपको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये आपको देखने को मिलेगा। अब रविंद्र भाटी जी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर किसी की निगाह इस बात पर है कि आखिर रविंद्र भाटी किस सीट से 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2024 में भी चर्चाएं थी कि भाटी जी लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वो चुनाव आप नहीं लड़े। तो 2027 में किस तरह से तैयारी है भाटी जी की? भाई मेरा ये मानना है कि आप MP MLA बन जाओ और जनता का प्यार ना मिले। मैं देश के किसी कोने में जाता हूँ या उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जाता हूँ, हजारों भाई फूल माला लेके स्वागत के लिए खड़े होते हैं और प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी MP MLA मंत्री भी हैं, वो निकले चले जाते हैं रोड से जी, कोई स्वागत नहीं करता। तो जो प्यार और आशीर्वाद जो बड़े बड़े MP या मिनिस्टर को भी नहीं मिल पा रहा, वो जनता का या भाइयों का मुझे मिल रहा है। तो मैं तो इसमें ही खुश हूँ। मैं तो जनता के लिए समर्पित हूँ, जो किसान मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जहाँ न्याय की बात हो, वह देश का कोई कोना हो। मेरे पास ये बहाना नहीं है कि पहले मैं विधायक बन जाऊं या सांसद बन जाऊं तब जाके मैं आंदोलन करूंगा, जब उनकी आवाज उठाऊंगा। देखो, यदि जीवित है तो जीवित होने का प्रमाण देना चाहिए। यदि आप चुप भी रहोगे तो आप भी अपराध में शामिल हो। किसी ने कहा है कि जो बोले वो इतिहास का हिस्सा है और जो अन्याय भी हो रहा हो और चुप रहे वो अपराध का हिस्सा है। तो हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? तो सड़क की लड़ाई सदन तक कब जाएगी? देखिए, सदन पहुंचना सबकी एक वो होता है ख्वाब, क्योंकि उससे लड़ाई को और मजबूती मिलती है जी। जहां देश की पॉलिसी बनती है, देश के कानून बनते हैं, यदि हमें मौका मिलेगा तो जितना काम हम अब कर रहे हैं उससे 5 गुना काम हम और ज्यादा करेंगे और सरकार को डिक्टेटरशिप होने से, तानाशाही होने से रोकेंगे। जो सरकार गलत पॉलिसी लाएगी, जनता के हित के खिलाफ लाएगी, लोगों के हित के खिलाफ लाएगी, देश के भाईचारे के खिलाफ लाएगी, तो उसमें हम वहाँ खड़े होकर विरोध करेंगे। तो जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी पार्टी के, हमारे नेता भी है, भाई भी है, वो जहाँ से आदेश देंगे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, लड़ेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ से कहेंगे कि यहाँ से लड़ना तो वहाँ से लड़ेंगे। लेकिन हम काम रेगुलर करते रहेंगे। हमारी ये नहीं है कब चुनाव होगा बरसाती मेंढकों की तरह और पार्टियों के नेताओं की तरह कि तभी घर से निकले तब जो चुनाव आए। हम तो रोज, अब भी आप देखो 2 दिन भोपाल पे थे, मध्य प्रदेश थे, OBC वर्ग के भाइयों का हक अधिकार छीने जा रहे थे 13%, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात तो मैं शुरू में जब मैं आपका परिचय करा रहा था कि संघर्ष जीता जागता मिसाल है आप संघर्ष की। तो एक चीज और है, 2027 के चुनाव में क्या आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ाएगी या किसी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी कोई बातचीत चल रही है?
मेरा ये मानना है, पहले तो सबसे पहला एक प्रमुख रूप से गठबंधन यदि किसी भी पार्टी का हो तो सबसे पहले तो वो हो जनता के साथ, जी जनता के मुद्दों के साथ, जनता की परेशानियों के साथ। तो हम सबसे पहले तो हमारा गठबंधन हम जनता से करेंगे, उनके कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है उनके मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे, एक चीज। दूसरी, हमारी पार्टी में लोकतंत्रीय व्यवस्था है, पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उसमें जो बैठ के तय होगा। यदि हमारे साथी या बहुमत से ये चाहेंगे कि हमें गठबंधन में जाना चाहिए तो हम गठबंधन में जाएंगे, यदि हमारी पार्टी के लोग कहेंगे कि हमें अलग लड़ना चाहिए तो अलग लड़ेंगे। ये मेरा अकेले का व्यक्तिगत नहीं है, अगर मैं जो कह दूं वही फाइनल हो जाए, ये हमारी पार्टी में तय होता है और वो लोकतंत्रीय व्यवस्था से तय होता है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अकेला लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और अगर किसी से गठबंधन होगा भविष्य में तो उसके लिए भी। देखिए, देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं जो लंबे समय से केंद्र और स्टेट में है, जिनका जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, जनहित के मुद्दों से, गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से, जो केवल चंद उद्योगपतियों के लिए हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं, चाहे आपने अरावली मामला देखा हो, चाहे छत्तीसगढ़ में इतने सारे संग्रीला में इतने सारे वन काट दिए गए हो किसी को खदान देने के उसमें, चाहे 3 काले कानून हो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से अडानी को जमीन देने का प्रयास किया गया था। तो जो सरकार लंबे समय से ऐसे लोगों के लिए जो काम कर रही है, हम यदि किसान, गरीब, मजदूर, कहीं पे भी किसी भी वर्ग के लिए जो आमजन है उनके लिए लड़ते आए, संघर्ष करते आए, संघर्ष करते रहेंगे। और इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि हमें कहीं समान विचारधारा से गठबंधन करना पड़े और वो भी कोर कमेटी में तय हो, हमारी पार्टी में बहुमत के आधार पर निर्णय हो, तो वो भी हो सकता है, वो भी संभावना है। तो 2027 और 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर हमने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी से चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।